हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th साइंस। कल मैंने आपको आवेश और आवेश के गुणधर्म के बारे में बताया था। उसमें कुछ थोड़ा सा बाकी रह गया है, मैं उसी को पहले बताऊंगा, उसके बाद फिर हम उससे आगे चलेंगे कि घर्षण विद्युत क्या होता है और किसी वस्तु को हम आवेश किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसमें जो रह गया था उसमें से एक ये था कि एक उदाहरण उसमें मैंने जो दिए थे उसमें एक ही एग्जाम्पल दिया था, मैं उसमें आपको 2-3 एग्जाम्पल और दे देता हूँ। आवेश का संरक्षण, इसके उदाहरण। एक मैंने उदाहरण आपको दिया था H2 + O2 H2, और मैंने आपको इसमें बताया था कि भाई इसका जो आवेश होता है ये हाइड्रोजन का अणु है, इसलिए इसका आवेश 0 होगा, इसका भी आवेश यहाँ 0 होगा, और ये पानी का अणु है, इसका आवेश 0 होगा। तो यहाँ पर भी जो कुल आवेश होता है वो 0 है, और हाइड्रोजन का भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से जो पानी का अणु बन रहा है उसका भी आवेश 0 है। तो क्रिया करने से पहले भी कुल आवेश 0 है और क्रिया करने के बाद भी कुल आवेश 0 है। तो यहाँ पर कुल आवेश = 0, और यहाँ पर भी हम देखें तो आवेश = 0। दूसरा मैं इसमें आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, H11 + H11 H12 + E+1 0। H11 ये प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, इससे मिलकर के एक न्यूट्रॉन बनता है और ये एक पॉजिट्रॉन है। तो यहाँ पर हम अगर आवेश देखें, इसका आवेश +1 के बराबर है, यहाँ पर भी आवेश +1 है, और इन पर भी आवेश +1 है, और यहाँ पर भी आवेश +1 है। तो यहाँ पर जो कुल आवेश है ये = +1 + +1, तो ये = +2 इकाई। यहां पर भी हम देखें तो कुल आवेश = +1 + +1 = +2, तो +2 इकाई। तो दो प्रोटॉन जब मिलते हैं तो उनका कुल आवेश 2 इकाई के बराबर होता है, और इनके मिलने से जो ड्यूटेरियम और पॉजिट्रॉन होता है इनका भी जो कुल आवेश है वो भी 2 इकाई के बराबर है। क्रिया से पहले भी इसका आवेश 2 इकाई है और क्रिया के बाद भी इसका आवेश 2 इकाई है। तीसरा एग्जाम्पल, H12 + H11 = He2 यानी ड्यूटेरियम और प्रोटॉन दो मिलते हैं तो एक हीलियम का समस्थानिक बनता है। तो यहाँ पर इसका आवेश +1 के बराबर है, यहाँ पर भी आवेश +1 है, और यहाँ पर आवेश +2। तो यहाँ पर अगर हम इसका कुल आवेश देखें तो 2 इकाई के बराबर है। कुल आवेश = +2 इकाई, और यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर कुल आवेश +2 इकाई। तो यहाँ पर भी क्या है कि एक ड्यूटेरियम और एक प्रोटॉन मिलकर के एक हीलियम समस्थानिक बनाते हैं। तो यहाँ पर भी इसका पहले क्रिया करने से पहले 2 इकाई आवेश होता है, क्रिया करने के बाद भी 2 इकाई आवेश होता है। तो ये कुल मिलकर के दोनों ही तरफ से यानी कि क्रिया करने से पहले और क्रिया करने के बाद आवेश का मान समान रहता है। तो ये मैंने आपको आवेश संरक्षण के एग्जाम्पल दिए। इसमें जो मैंने आवेशों के गुणधर्म बताए थे
उसमें एक गुणधर्म छूट गया था, तो मैं उस गुणधर्म को भी आपको बता रहा हूँ। कल मैंने नंबर 5 तक बता दिए थे। एक इसमें छठवां वो है आवेश का योगात्मक गुण, यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ये इसमें क्या है, इसका किसी निकाय का कुल आवेश उस पर उपस्थित विभिन्न आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। किसी निकाय का कुल आवेश उस पर उपस्थित विभिन्न आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। अब यहाँ जो बीजीय शब्द लिखा हुआ है, इसका अर्थ यह है कि आपको आवेश को चिन्ह सहित जोड़ना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चिन्ह लगाना है और नेगेटिव है तो नेगेटिव चिन्ह लगाना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई निकाय है कोई, और इस निकाय पर यहाँ पर आवेश है ये प्लस Q1, यहाँ आवेश है माइनस Q2, ये आवेश है माइनस Q3, ये आवेश है प्लस Q4। तो अगर हम इसका कुल आवेश निकालें, कुल आवेश Q इक्वल तो पहला है प्लस Q1, दूसरा प्लस माइनस Q2, फिर प्लस Q3, फिर प्लस Q4। तो मान लो Q3 को भी हम इसमें नेगेटिव ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम इसका नेगेटिव यहाँ लिख सकते हैं। तो ये Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 और प्लस Q4। जिससे इसे चिन्ह सहित आपको जोड़ना है, और जोड़ने पर जो भी आ जाएगा वो उसका कुल आवेश के बराबर होगा। तो हम इसमें इस Q से ये पता लगा सकते हैं कि वस्तु पर आवेश बस धनात्मक आवेश है अथवा ऋणात्मक आवेश है। तो यदि Q इक्वल टू पॉजिटिव, इसका अर्थ होता है कि वस्तु पर धन आवेश है, अर्थात धनावेश वस्तु। और यदि Q इक्वल टू नेगेटिव आता है, इसका अर्थ होता है ऋण आवेशित निकाय। और यदि मान लिया Q का मान 0 के बराबर हो, तो इसका अर्थ होता है उदासीन निकाय। यानी कि इस पर जो आवेश होगा वो 0 के बराबर होगा, तो इस पर नेट कोई भी आवेश नहीं है। अब जैसे मान लो कि हमने इसके अंदर एक द्विध्रुव रख दिया, विद्युत द्विध्रुव रख दिया। यदि निकाय में विद्युत द्विध्रुव
रखा हो तो कुल आवेश इक्वल टू 0। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, दोनों का ही परिमाण बराबर होता है, लेकिन उनकी जो प्रकृति होती है वो विपरीत होती है, एक पॉजिटिव आवेश और एक नेगेटिव आवेश। दोनों की मान बराबर होने की वजह से हम कुल आवेश निकालेंगे तो ये 0 के बराबर होगा। इस तरीके से इस निकाय में अगर विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो कुल आवेश 0 के बराबर होता है। तो ये है जो प्रॉपर्टी छूट गई थी कल, उसी को मैंने आपको बताया कि आवेशों का योगात्मक गुण क्या होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि घर्षण विद्युत क्या होता है। इसको कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या है कि जब दो अचालक वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। यानी अगर हम दो वस्तुएं लें और दोनों को आपस में रगड़ें तो उनमें कुछ समय के लिए बहुत ही ताक्षणिक आवेश आ जाता है। इसको हम कहते हैं घर्षण विद्युत। इसका कारण क्या है? क्योंकि वस्तुओं में घर्षण होता है, तो जब हम उनको रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण जो कुछ भी कार्य किया जाता है वह कार्य उस वस्तु में उपस्थित परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को मिलता है, और जब ये ऊर्जा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर आ सकते हैं तो वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाती है। तो घर्षण द्वारा जो वस्तुओं पर आवेश आता है वो एक पर पॉजिटिव आवेश होता है और दूसरी पर नेगेटिव आवेश होता है। तो जब इसका कारण क्या होता है? वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो दूसरी वस्तु पर पहुंच जाते हैं। तो जब पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाती है वो धनावेशित हो जाती है, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण होता है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसलिए दूसरी वस्तु जो होती है वो ऋण आवेशित हो जाती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है वह धनावेशित हो जाती है, तथा दूसरी वस्तु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह ऋण आवेशित हो जाती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, तो क्या होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से जाते हैं उतना ही उस पर धनावेश आ जाता है, और वही इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर पहुंच जाते हैं तो उतना ही ऋणावेश दूसरी वस्तु पर आ जाता है। तो दोनों वस्तुओं पर आवेश का परिमाण बराबर होता है, लेकिन प्रकृति उनकी विपरीत होती है। इसके हम अनेक एग्जाम्पल हैं। उदाहरण, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। इसका मतलब यह कि कांच की छड़ धनावेशित होगी तो रेशम ऋणावेशित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि भी यहाँ पर एक कांच की रॉड है, और यहाँ पर रेशम है, तो जब इन दोनों को रगड़ते हैं ये कांच की छड़ और ये रेशम, तो कांच की छड़ जो होती है वो धनावेशित हो जाती है, और ये जो वस्तु होती है वो ऋणावेशित हो जाती है।
दोनों पर समान परिमाण का आवेश होता है, लेकिन प्रकृति विपरीत होती है। इसी प्रकार से एवोनाइट की छड़ को फर्श से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि एवोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन फर्श से पहुंचते हैं, तो एवोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाती है और फर पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। इसके कारण वस्तुओं पर आवेश आ जाता है। तो ये मान लिया कि यहाँ पर एक छड़ है और ये फर है यहाँ पर, ये एवोनाइट जब इन दोनों को रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण इस पर ऋणावेश और इस पर धनावेश होता है। अब यह है कि जब हम वस्तुओं को रगड़ते हैं तो वस्तुओं पर आवेश एक दूसरे के विपरीत होता है। इसके अलावा इसमें और भी कई एक एग्जाम्पल हैं। जैसे अगर हम एक कंगा लें और उसको अपने सूखे बालों से रगड़ करके और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेकर के आए तो उन दोनों में आकर्षण होता है। तो कागज के जो टुकड़े होते हैं वो कंगे की ओर आकर्षित होते हैं। इसी प्रकार से जब हम रेशमी कपड़े पहनते हैं या हम उनको उतारते हैं तो उस स्थिति में उनका हमारे शरीर से घर्षण होता है और घर्षण की वजह से उसमें छोटे छोटे लाइट स्पॉट जो कि बहुत ही कम समय के लिए होते हैं हमें दिखाई देते हैं। हम ऊन के कपड़े पहनते हैं या उतारते हैं तो उस समय भी हमारे शरीर पर आवेश उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं जिनको के रगड़ने से वस्तुओं में क्षणिक आवेश उत्पन्न होता है। अब इसमें प्रश्न अक्सर ये आता है कि अगर हम वस्तुओं को रगड़ते हैं तो वस्तुओं के द्रव्यमान में क्या कोई अंतर आता है और साथ में उसमें इलेक्ट्रॉन कितने स्थानांतरित होंगे और या उसमें आवेश कितना होगा। तो हम जैसे ये मान लेंगे कि किसी वस्तु से n इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ये एक वस्तु से n इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो तो धनावेश Q इक्वल टू प्लस एन ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब ये आवेश यहाँ से स्थानांतरित होंगे तो किसी दूसरी वस्तु पर जाएंगे। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन को दूसरी वस्तु द्वारा ग्रहण करने पर ऋणावेश Q इक्वल टू माइनस एन ई। अब देखिए दोनों वस्तुओं पर आवेश का परिमाण बराबर रहेगा, लेकिन जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगी उस पर आवेश पॉजिटिव होगा और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी उस पर आवेश नेगेटिव रहेगा। दोनों के आवेश के परिमाण बराबर रहेंगे। तो कुल आवेश इसका वस्तुओं को रगड़ने से पहले उदासीन होती है तो कुल आवेश शून्य होता है, तो रगड़ने के बाद भी उनका कुल आवेश शून्य होता है। तो यानी कि ये भी आवेश संरक्षण के नियम का पालन करती है। अब प्रश्न ये आता है कि अगर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो इससे वस्तुओं के द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो तो क्या वस्तु का द्रव्यमान कम होगा अथवा बढ़ेगा, दूसरी वस्तु जो ग्रहण करती है उस पर क्या फर्क पड़ेगा।
तो यद्यपि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये द्रव्यमान इतना कम है कि अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो सैद्धांतिक रूप से अगर इसको प्रैक्टिकली हम इसको देखें तो प्रैक्टिकली तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि नगण्य द्रव्यमान और इतना द्रव्यमान हम तोल नहीं सकते। तो सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो अगर वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो उनके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। अब मान लें कि यहाँ पर कोई वस्तु है, ये दो वस्तुएं हैं सपोज ए और बी, इसका द्रव्यमान है m1 और इसका द्रव्यमान है m2। अब सपोज करिए कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, तो हम देखेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। सपोज करो इसमें से भी कोई ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। इस स्थिति में अगर मान लो कि इससे n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, यदि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान nme हो तो धनावेशित वस्तु के द्रव्यमान में कमी तथा ऋणावेशित वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होगी। तो जैसे मैंने मान लिया कि इसमें n इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me के बराबर होता है, तो भी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो है nme। तो अब इसमें धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? धन आवेशित वस्तु का द्रव्यमान m1 डैश इक्वल टू m1 माइनस nme, क्योंकि कितना द्रव्यमान उसमें से निकल गया। ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान m2 डैश ये होगा m2 प्लस nme। तो धनावेशित होने पर उसका द्रव्यमान इतना कम हो गया तो इतना ही द्रव्यमान ऋणावेशित वस्तु का बढ़ गया। तो कहने का अर्थ यह है जब हम वस्तुओं को रगड़ते हैं और उन वस्तुएं आवेशित होती हैं तो सैद्धांतिक रूप से इनके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। जितना द्रव्यमान में कमी धनावेशित वस्तु में आती है उतना ही द्रव्यमान ऋणावेशित वस्तु में बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अगर हमें ये पता हो कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं तो वस्तु का द्रव्यमान क्या है तो आप इसमें से निकाल सकते हैं गणना के द्वारा कि भी इसमें इतना द्रव्यमान इसमें कम होगा। तो ये है कि जब वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उनमें आवेश किसमें किस तरह का होगा और उनके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। अब प्रश्न ये आता है कि अगर अपने पास इस तरह की कोई आवेशित वस्तु और हम उससे किसी दूसरी वस्तु को आवेशित करना चाहें तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो यानी कि आवेशित करने की विधियां। तो आवेशित करने की दो विधियां होती हैं। आवेशित करने की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग द बॉडी। इसमें दो विधियां हैं इसकी। पहला है संपर्क, इसको हम कॉन्टैक्ट मेथड कहते हैं। दूसरा है प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। संपर्क विधि में क्या होता है? संपर्क विधि इसमें आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के संपर्क में रखा जाता है। आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है।
यानी जब आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के संपर्क में रखा जाता है तो आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। तो हम जैसे ये मान लें कि भाई एक वस्तु यहां पर और दोनों ही वस्तुओं पर समान आवेश, यानी जब आवेशित हो जाएगी तो दोनों वस्तुओं पर आवेश बराबर होगा। जैसे सपोज करो कि भाई यहाँ पर एक ये वस्तु है, मान लें कि ये कांच की छड़ है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर दूसरी एक कांच की छड़ है इस तरीके से, तो ये तो आवेशित वस्तु और ये उदासीन वस्तु। अब अगर इन दोनों को संपर्क में ला दें तो ये क्या है, संपर्क से पूर्व। मान लो कि हम इनको संपर्क में लेके आते हैं तो आवेशित वस्तु और उदासीन वस्तु दोनों पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये वस्तु पहले से पॉजिटिव थी और इस पर से कुछ आवेश इस पर चला गया तो यहाँ पर हो गया, तो ये डी वस्तु पर आ गया। अब वो इसमें जो आवेश का जो स्थानांतरण होता है तो ये दूसरी वस्तु होती है बी, उस पर भी धन आवेश आ जाता है। तो आवेशित करने से पहले भी इन पर जो आवेश था वो एक पर उदासीन थी और एक उदासीन नहीं थी, लेकिन जब संपर्क में ले आते हैं तो दोनों वस्तुओं पर आवेश आ जाता है। अब मान लें कि भाई इस पर आवेश यहाँ Q के बराबर होता है और इस पर यहाँ आवेश शून्य होता है, आवेश यहाँ और इस पर आवेश। जब इनको दूसरे के संपर्क में ले आएंगे तो प्रत्येक पर आवेश Q/2 होगा, क्योंकि आवेश संरक्षण के नियम को पालन करेगी तो इस आवेश का आधा भाग इस पर रह जाएगा और आधा भाग इस पर रह जाएगा। जैसे मान लो कि इस पर +10E के बराबर आवेश होता है तो 5E आवेश इस पर होगा और 5E आवेश इस पर होगा। तो दोनों वस्तुओं पर जो आवेश का परिमाण होगा वो बराबर रहेगा, लेकिन ये आवेश संरक्षण के नियम को पालन करते हुए ये आवेश पहली वस्तु के आवेश का आधा आधा दोनों वस्तुओं पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम वस्तुओं को संपर्क में लाते हैं तो हम उन वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। तो इसमें आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो हमेशा एक वस्तु से दूसरी आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की तरफ आवेश का स्थानांतरण होता है। अगर मान लो कि ये नेगेटिव चार्ज होती तो भी यही होता, यहाँ नेगेटिव चार्ज अब मान लो -10E होता, ये यहाँ पर 0, तो जब संपर्क में लाते तो -5E यहाँ पर होता और -5E यहाँ पर होता। तो इस तरीके से आवेश संरक्षण के नियम का पालन इन घटनाओं के अंदर हमेशा होता है। ये है संपर्क विधि। दूसरी है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि प्रेरण विधि में क्या होता है कि इसमें जो आवेशित वस्तु होती है उसको उदासीन वस्तु के संपर्क में नहीं रखा जाता है, बल्कि उसको उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट रखा जाता है। इसमें इस विधि में आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के संपर्क में नहीं रखा जाता है, बल्कि आवेशित वस्तु के निकट उदासीन वस्तु को रखती है। इससे उदासीन वस्तु विपरीत आवेशित हो जाती है। तब इसमें क्या है, भाई अपने पास एक यहाँ पर वस्तु है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, हम दूसरी वस्तु है उसको इसके निकटतम रखेंगे, तो ये इसके निकटतम है, तो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर इसको नेगेटिव चार्ज होगा और इधर की तरफ इसका पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उदासीन वस्तु का जो सरफेस आवेशित वस्तु की तरफ होता है उस पर विपरीत आवेश होता है,
लेकिन उदासीन वस्तु के दूसरा जो सरफेस होता है, जो आवेश वस्तु से दूर होता है, उस पर समान प्रकृति का आवेश होता है। अब मान लो कि हम इस दूसरी वस्तु के जो दूसरा जो सरफेस है, बाहर का सरफेस है, इसको अगर हम भूसंपर्कित कर दे, यानी कि ये आवेशित वस्तु, ये पर इसको आपने कर दिया भूसंपर्कित, तो जब आप इसको भूसंपर्कित कर देंगे तो इधर का जो ऋणावेश धनावेश होता है वो पृथ्वी में चला जाता है। अब जो उदासीन वस्तु है वो पूर्णतः ऋणावेशित हो जाती है। इस तरीके से बिना संपर्क में रखे ही हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। अब इस स्थिति में ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। जितना इस पर ये पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही यहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो पहले ये यहाँ पर जो वस्तुएं होती हैं, क्योंकि इस पर केवल पॉजिटिव चार्ज था, इस पर कोई चार्ज था नहीं तो इसके अंदर, लेकिन जब हम इसको इसके निकट में लेके आते हैं तो ये जो सरफेस इसको संपर्क आवेशित वस्तु के निकटतम होता है उस पर विपरीत आवेश और दूसरे पर इसका समान आवेश होता है। अगर इसकी दूसरी सतह को हम भूसंपर्कित कर देंगे तो फिर उदासीन वस्तु पर पूरी तरीके से ऋणावेश हो जाता है। तो ये है कि प्रेरण विधि के द्वारा हम वस्तुओं को आवेशित कैसे कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता रहा हूँ कि अगर हम ये कोई आवेशित वस्तु है तो ये कैसे पहचान करें कि ये वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है। तो इसके लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है जिसके द्वारा हम ये पता कर सकते हैं वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है। इसको कहते हैं स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युत गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इससे हम क्या करते हैं, तो इसमें वस्तु के आवेशित होने या आवेशित नहीं होने का पता लगाया जाता है। इस उपकरण का उद्देश्य क्या है, आवेशित वस्तु के आवेशित होने अथवा आवेशित नहीं होने का पता लगाते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें सिंपली एक जार होता है, ये कांच का जार है, कांच का जार, ये इसमें धातु की छड़ होती है और ये यहाँ पर एक टोपी होती है, कैप, ये भी धातु की टोपी होती है, धातु की बनी। ये जो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं ये स्वर्ण पत्र होते हैं। इसमें इस जार के अंदर वैक्यूम होता है, निर्वात होता है। तो अब हमें किसी वस्तु का पता लगाना होता है कि वो आवेशित है अथवा नहीं है, तो क्या करते हैं कि उस वस्तु को इस टोपी के संपर्क में रखते हैं। जैसे ही आप उसको इस वस्तु के संपर्क में रखेंगे तो आवेश इस धातु की छड़ से होता हुआ स्वर्ण पत्रों पर आ जाता है। तो दोनों ही स्वर्ण पत्रों पर समान प्रकार का आवेश होता है, इसीलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये फैल जाते हैं। अगर ये स्वर्ण पत्र फैल रहे हैं इसका मतलब ये है कि वस्तु आवेशित है। तो यदि वस्तु को धातु की टोपी के संपर्क में लाया जाता है तो स्वर्ण पत्रों पर समान प्रकार का
आवेश हो जाने के कारण स्वर्णपत्र प्रतिकर्षित होकर फैल जाते हैं। यदि वस्तु को धातु की टोपी के संपर्क में लाया जाता है तो स्वर्ण पत्रों पर समान प्रकार का आवेश हो जाने के कारण स्वर्ण पत्र प्रतिकर्षित होकर फैल जाते हैं। अगर ये स्थिति आ जाती है तो इसका मतलब समझें कि वस्तु आवेशित है। इससे ज्ञात होता है कि वस्तु आवेशित है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो उस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो यदि वस्तु को टोपी के संपर्क में लाने पर स्वर्ण पत्र नहीं फैलती है। स्वर्ण पत्र अपरिवर्तित रहते हैं तो वस्तु उदासीन होगी। तो क्या करते हैं, अगर वस्तु का यहाँ टोपी के संपर्क में लावे और स्वर्ण पत्रों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, यानी अपरिवर्तित रहे, तो इसका अर्थ होता है कि वस्तु पर कोई भी आवेश नहीं है, तो वस्तु को हम उदासीन वस्तु कहते हैं। इस तरीके के स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि एक दी गई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है। आज के लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि जो पिछले लेक्चर का कुछ बाकी रह गया था वो मैंने आपको बता दिया है, घर्षण विद्युत के बारे में बता दिया है, और आपको ये भी बता दिया है कि घर्षण विद्युत के कारण वस्तुओं पर आवेश कितना होगा और किस प्रकृति का होगा और क्या उसका कारण क्या होगा, और आपको ये भी बताया कि अगर हम आवेश करते हैं तो वस्तुओं के द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। तो इस तरीके से ये तो मैंने घर्षण विद्युत के बारे में बताया। पहले आपको ये बताया कि भाई ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी द्वारा हम ये कैसे पता लगाएंगे कि एक अमुक वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है। तो मैंने जो आवेश का जो मैंने आपको बताया कि भी जो द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो n जो लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है और Me जो लिखा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। आगे के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि कूलाम का नियम क्या होता है, और उससे पहले आवेश का मात्रक क्या होता है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम इसको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं और उनमें क्या आपस में संबंध होता है। अगर आप वीडियो देखते समय इस बात को फील करें कि इसमें मेरे को कुछ पूछना है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन डालें, मैं आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो वो भी आमंत्रित है, मैं उसका भी स्वागत करता हूँ। थैंक यू।